माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 5 में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक लेक्चर में थोड़ा सा चार्ल्स लॉ का रिवीजन करवाया था। वहाँ पर रिवीजन भेजने का रीज़न ये था कि हमने जितने भी लॉज पढ़े हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट लॉ अगर कोई है तो वो है चार्ल्स लॉ। तो हमने सबसे पहले उसका रिवीजन करवा लिया। अब आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मुझे आपको डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कंप्लीट करवाना है, जो हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। वैसे प्रीवियसली मैंने आप लोग को आइडियल गैस इक्वेशन कंप्लीट करवाया, उसका डेरिवेशन करवाया, साथ में मैंने जो प्रेशर होते हैं उस 1 atm प्रेशर के जो अलग अलग वैल्यूज है वो वैल्यूज की लिस्ट बनवाई मैंने आपसे, और मैंने आपको साथ में जो 1 लीटर वॉल्यूम होता है उसका भी मैंने आपको अलग अलग वहां पर वैल्यूज भी बताया, उससे गौर करवाया। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन भी करेंगे बच्चों। ठीक है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। यस, बेसिकली पहले हम वो लिखते हैं कि हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया था, और आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या था, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है। अब यहां पर हमें इसी का हेल्प लेकर डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली यहां पर जो ये लॉ है वो लॉ का जो पूरा डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल डेरिवेशन, और यहां पर ये जो लॉ है वो गैसेस के पार्शियल प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। इसलिए इसका जो टाइटल है वो भी यही दिया गया है, दैट इज डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसका टाइटल भी वही दिया गया है बच्चों, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो जरा ध्यान देना, अटेंटिव रहना, हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे। अब ये जो लॉ है, पहली बात तो ये लॉ किन गैसेस पे एप्लीकेबल होगा। टू बी प्रिसाइज मैंने गैसेस बोला तो क्यों बोला, क्योंकि ये पूरा चैप्टर गैसियस स्टेट के ऊपर है और ये लॉ भी जो है वो गैसियस स्टेट के ऊपर ही है। बेसिकली ये पूरे चैप्टर के अंदर आप लोग अलग अलग टाइप के लॉज के बारे में पढ़ोगे। यू गोना स्टडी अबाउट द लॉज एंड लॉज ओनली इन दिस एंटायर चैप्टर। ओके। तो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तो ये जो लॉ है दैट इज एप्लीकेबल टू द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। यानी कि मान लो किसी एक कंटेनर के अंदर आपने अलग अलग टाइप के गैसेस को मिक्सअप किया है। ठीक है। हमने क्या किया है, तो एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर अलग अलग गैसेस को क्या किया है, तो अंदर भरा है। अब वो जो गैसेस होना चाहिए वो रिएक्ट नहीं होने चाहिए, वो आपस में रिएक्ट नहीं होने चाहिए। यानी कि जो भी दो या दो से ज्यादा टाइप के गैसेस आपने भरे हैं वो सारे अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, तभी हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू mixture of non reacting
गैसेस, ठीक है। जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ऑन दैट। क्लियर है? इट इज एप्लीकेबल टू मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस। अब मान लो कि किसी भी एक कंटेनर के अंदर, इन एनी ऑफ द कंटेनर, हमने हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, हीलियम को, ऐसे 3 टाइप के गैसेस को भर दिया है। और ये जो कंटेनर है बच्चों, वो कंटेनर को हमने ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रखा है। क्या किया है हमने? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रखा है। अब क्योंकि ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे है, इस पूरे कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा? तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी टोटल, इट इज इक्वल टू PH2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर प्लस PO2 ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर प्लस PHE यानी कि हीलियम गैस का पार्शियल प्रेशर। यानी कि इन तीन गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर है उसका टोटल करेंगे तो हमें इस कंटेनर का टोटल प्रेशर मिलेगा, यानी कि उसके अंदर अप्लीकेबल होने वाला टोटल प्रेशर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, यू विल गेट द प्रेशर हियर। ओके, चलो आगे जाते हैं। सो अटेंटिव रहना बच्चों। तो यहां पर मान लो कि भाई एक से ज्यादा गैस होगा तभी ये अप्लीकेबल होगा, तो P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है क्या नहीं? ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल बन जाएगा हमारे लिए। ये फॉर्मूलाज मैंने लिखे भी है। अब यहाँ पर ये P1 है या P2 है या P3 है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड टू बी एज अ पार्शियल प्रेशर। कि कंटेनर के अंदर जो कुछ भी भरा है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्लियर है? यस, तो ये पार्शियल प्रेशर हुआ। अब मान लो कि भाई एक और एग्जांपल को मैं ले रहा हूं, दैट इज एक और कंटेनर मैंने ले लिया इधर यूं। आई एम टेकिंग वन मोर कंटेनर, और वो क्या है? मान लो उस कंटेनर में 2 ही गैस भरे हैं, H2 भरा है और H ही भरा है। अब यहाँ पर इसका मोल कितना है? तो इसका H2 का मोल NH2 है एंड हीलियम का मोल NHE जितना है। ठीक है, इतना मोल है। अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपने जो भी गैसेस को भरा है उसको ये नहीं पता चलता कि एक और गैस भी उसके साथ है। उसे तो यही लगता है कि भाई पूरे में वो अलोन है, यानी कि वो पूरी जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। इट बिहेव्स लाइक इट इज अलोन। वो हर जगह पर फैलने की, जहां जहां जगह मिलेगी वहां वहां वो मॉलिक्यूल्स पहुंच जाएंगे। हाइड्रोजन के है तो हीलियम के भी है, मतलब हाइड्रोजन के भी यही कोशिश करेंगे, हीलियम के भी वही कोशिश करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर एक बात लिखता हूं, दैट इज हाइड्रोजन विल बिहेव as if it is present alone. Hydrogen gas will behave as if it is alone. वो ऐसा बिहेव करेगा कि भाई वो पूरे में, इस पूरे कंटेनर के अंदर अलोन है और कोई भी गैस नहीं है, ऐसा ही वो बिहेव करेगा। समझे? अब वही चीज हीलियम के लिए भी होगा। हीलियम विल बिहेव एज इफ इट इज अलोन। बराबर के नहीं? हीलियम विल बिहेव एज इफ इट इज हियर अलोन। सॉरी, वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा कि वो अलोन है, तो वो पूरे में फैल जाएगा। इट विल स्प्रेड इन द एंटायर कंटेनर, पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाएगा। ओके, हाँ। अब जरा ध्यान से देखना, अटेंटिव रहना कि सॉरी, हम लोग ने यहां पर PV इक्वल टू nRT ये आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है।
आइडियल गैस इक्वेशन है जिसको हमने प्रीवियसली डिराइव किया था। वी डिराइव्ड इट प्रीवियसली। अब जरा ध्यान से देखना, क्लियर है? हाँ, तो देखते रहना जरा। अब इसमें यहां पर हम दोनों गैस के लिए ये इक्वेशन बनाएंगे। अब दोनों के लिए वॉल्यूम तो सेम ही है, मोल्स भी मान लो अलग है, बस टेम्परेचर भी सेम है और वहां पर आर की वैल्यू भी सेम रहेगा। यानी कि एक गैस के लिए PH2 इंटू वी इक्वल टू NH2RT बनेगा एंड दूसरे गैस के लिए P हीलियम V इक्वल टू N हीलियम RT बनेगा। समझे? इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस बनते हैं। ठीक है, दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ इट। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को तो ये प्रूव करना है कि भाई टोटल प्रेशर क्या होता है, इन दोनों का टोटल बनेगा। अब मान लो कि भाई आपने इसको गैस नंबर 1 ले लिया, हाइड्रोजन को गैस 1 लिया एंड आपने हीलियम को गैस 2 लिया। आपने हाइड्रोजन को गैस 1 लिया एंड आपने हीलियम को गैस 2 लिया। ठीक है, तो उसके लिए डेरिवेशन करेंगे। अब बेसिकली क्या होगा, उसी के लिए P टोटल इंटू वी इक्वल टू N1 प्लस N2RT होगा। ये पता चला आपको कि मैंने क्या किया, समझाऊंगा, चिंता मत लो। आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इट। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूं। अब P टोटल के लिए ये पूरा जो कंटेनर है उसके अंदर दो गैसेस भरे हैं, उस पूरे के लिए यहां पर हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्म लिखा। तो क्या आया, क्योंकि यहां पर ये टोटल प्रेशर दोनों का मिलके आएगा, तो हम लोग ने PT लिखा, V वॉल्यूम लिया हमने, तो वो तो कांस्टेंट है तो मैंने V लिखा सिर्फ। इट इज इक्वल टू टोटल मोल्स कितना है, इसका मोल प्लस उसका मोल। तो इसको मैंने 1 गैस लिया, उसको मैंने 2 गैस लिया, तो ये बच्चों N1 आएगा और ये बच्चों N2 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का मोल्स का टोटल N1 प्लस N2 RT। अब ये भी लिख सकते हो NT RT, NT यानी कि टोटल मोल्स, NT यानी कि आएगा टोटल मोल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि भाई हम लोग गैस 1 की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा, उसके लिए P1V इक्वल टू N1RT आएगा। और ये मैंने बात की है गैस नंबर 1 की, तो उसको मैं इक्वेशन नंबर 4 ले लूंगा। दैट वुड बी इक्वेशन नंबर 4। और सेकेंड गैस के लिए P2V इक्वल टू N2RT बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 5। अब ये गैस नंबर 2 के लिए, यानी कि अब मान लो कि हीलियम के लिए लिया मैंने। अब इन पे से हम लोग को कुछ इक्वेशंस को भी डिराइव करना है, कुछ डेरिवेशंस भी करना है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मुझे यहां पर मैं इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको मैं प्लस कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 5 के साथ। इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि ऑब्वियस बात है बच्चों कि इसके अंदर टोटल प्रेशर तो इसका प्लस इसका, यानी कि 1 गैस का प्लस 2 गैस का आएगा। टोटल प्रेशर फाइंड कर रहा है ना, तो इसी तरह से आएगा कि नहीं, बराबर है ना। देखो बहुत ही इजी और मैं बहुत ही शांति से एक एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ इस पूरे वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर बनेगा तो लंबा ही, बट मैं यही टॉपिक को पढ़ाऊंगा डेल्टन्स को पूरे डिटेल में, और फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ग्राहम्स करेंगे। ठीक है, भले थोड़े 2-4 वीडियो ज़्यादा हो, क्योंकि अब तो हमारे पास टाइम जून महीने तक का है।
ठीक है कि नहीं? हमारे पास टाइम तो जून महीने तक का है, तो हम आराम से भी कंप्लीट करेंगे अच्छी तरह से। तो भी हम 2 महीने पहले, हम मार्च अप्रैल तक हमारा 11 का पूरा सिलेबस हो जाएगा। मार्च अप्रैल तक हम अभी जो स्पीड से जा रहे हैं, अगर हम वही स्पीड से जाते रहे एकदम स्लो स्लो, तो भी हम लोग मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। क्योंकि सेकंड टेक्स्ट बुक में 2 चैप्टर तो इतने ईजी है कि जो 3-3 लेक्चर में हो जाए। एक है चैप्टर नंबर 8, एक है चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 14। 3 चैप्टर तो बच्चों ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ 3-3 वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं। समझे आप? तो अब 5 चैप्टर तो ये खत्म होने आए, 3 वो एकदम ईजी है। जो इसके बाद जो 6 चैप्टर है वही मेन है। उसमें एक चैप्टर बहुत ही बड़ा है, 2 चैप्टर वैसे बहुत बड़े हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 13, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। एंड चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम, बहुत ही बड़ा चैप्टर, वेरी ह्यूज चैप्टर, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। मैं आपको एक एक नोट्स एक एक चैप्टर के लिखा होगा, एक एक चैप्टर के नोट्स लिखा होगा। आप मेरी नोट्स को प्रिपेयर करो, आपका सारा केमिस्ट्री मेरी नोट्स से कवर अप हो जाएगा। अब 4 इक्वेशन एंड 5 इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने पर मुझे क्या मिल रहा है? P1V1 प्लस P2V2 इक्वल टू N1 RT प्लस N2 RT मिला। अब मैं यहाँ पर V कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर RT लेता हूँ, ये P1 प्लस P2 मिला, N1 प्लस N2 मिला, RT आ गया। अब ऑब्वियस है ये क्या है? P टोटल है, बराबर कि नहीं? पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस, दैट इज इक्वल टू PT। तो ये PTV इक्वल टू N1 प्लस N2 RT आ गया। देखो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा था उसका डेरिवेशन कर लिया। पहले मैंने क्या किया? इस इक्वेशन को लिख दिया और फिर मैंने दोनों गैसेस के पार्शियल फॉर्मूलाज फाइंड करके उसका टोटल करके आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आया। समझ गए? हाँ, अब हम लोग आगे की ओर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको 2 मिनट का टाइम देना होगा। अभी तो हमें और भी 2 इक्वेशंस डिराइव करने हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप शांति से इसको रीड कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है? यू रीड इट, यू रिवाइज इट, फिर हम लोग आगे जाते हैं। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट भी लेना, ये नोट्स बनाना है हमें, ठीक है? इसकी नोट्स बनानी होगी आपको, तो शांति से मैं आपको गिविंग यू 2 मिनट टाइम, यू क्लियर इट, ओके? चलो क्लियर करो आप, कम ऑन।
यस बच्चों, तो आप लोग ने रीड तो किया ही होगा। स्टेप्स को देखो, बेसिकली जो मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं हमें वही रिवाइज करने होते हैं, ठीक है। वी नीड टू रिवाइज दैट ओनली, हमें सिर्फ स्टेप्स को रिवाइज करना होता है, वही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर जाएंगे। चलो आगे की ओर जाएंगे। कम ऑन, अब हमें छोटे छोटे और भी दो डेरिवेशंस करने हैं। वी गोना डू टू मोर डेरिवेशंस, दे आर अ बिट स्मॉल डेरिवेशंस। छोटे छोटे दो डेरिवेशंस और करने हैं, वी गोना डू दैट आल्सो। ओके, लाइक यहां पर हमें एक और चीज लेनी है, दैट इज वी गोना डू डिवाइडिंग। वी आर गोना डिवाइडिंग। ओके, क्या कर रहे हैं उसमें, इक्वेशन 4 को वी आर डिवाइडिंग विथ इक्वेशन 3। सेम वे इक्वेशन 5 को विल डिवाइड विथ इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 4 कौन सा है हमारा, तो वो है P1V इक्वल टू N1RT। उसके डिवाइड बाय थर्ड इक्वेशन करना है, यानी कि ये वाला इक्वेशन, दैट इज PTV इक्वल टू N1 प्लस N2RT। ये हो गया डिवीजन। अब जो जो भी वैल्यूज कट हो रही है उसको कट कर दो, V कट, RT कट। ओके, अब क्या आएगा, P1 अपॉन PT इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों यहाँ से अब मैं इतने पार्ट को रब कर रहा हूँ, ये फॉर्मूलाज 3 सिर्फ रखूंगा, बाकी चीज़ें मैं रब कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। स्क्रीनशॉट तो आपने लिया ही होगा, आई होप। लिखा तो नहीं होगा उतने कम टाइम में, 1-2 मिनट के अंदर कोई लिख तो नहीं सकता इतना सारा। अब बच्चों एक चीज हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, दैट इज N1 अपॉन N1 प्लस N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। याद आया, X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। गैस 1 का मोल फ्रैक्शन हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है वो X1 में यहां पर रखता हूं, तो क्या आएगा इधर, जरा ध्यान से देखना, टेंशन ये P1 अपॉन PT, ओके, P1 अपॉन PT इक्वल टू X1, बराबर के नहीं। इसके पूरे की वैल्यू मैंने X1 रिप्लेस कर दी ना, ये तो रही वैल्यू, ठीक है। अब PT को वहां ले जाते हैं, तो क्या आएगा, P1 इक्वल टू X1 T1, P1 इक्वल टू X1 T1, ठीक है। ये हमने डिराइव कर लिया, P1 इक्वल टू X1 T1, ये हमने डिराइव कर लिया है, समझ गए। अब T1 नहीं आएगा, सॉरी PT आएगा, माय मिस्टेक, लिटिल बिट सॉरी बच्चों, हाँ माय मिस्टेक, छोटी सी गलती हो गई। P1 इक्वल टू X1 PT आएगा, ओके। अब सेम वे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 5 का बाय 3 से। इक्वेशन 5 का डिवीजन करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 5 क्या है, तो P2V इक्वल टू N2RT डिवाइड बाय यहाँ क्या आएगा, PTV इक्वल अपॉन क्या आएगा, N1 प्लस N2RT आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये V और ये V कट, ये RT कट हो गया, क्या रहेगा, इसमें जैसे रहा था वैसे ही होगा इधर, P2 अपॉन PT इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, बट N2 अपॉन N1 प्लस N2
इक्वल टू x2, जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 2, इस इक्वेशन में रखो, क्या आएगा P2 अपॉन PT इक्वल टू आएगा x2 और वो आ जाएगा, तो P2 इक्वल टू PT x2 आएगा, P2 इक्वल टू PT x2 आएगा। और यहाँ पर भी ये एक और इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इनके डेल्टन्स लॉ के डेरिवेशंस जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं बच्चों, और डेरिवेशन में तो मुझे लग रहा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, खास करके ये जो लॉ है that is applicable to only and only to that gases which are non-reactive with each other। यानी कि हमने कंटेनर में ऐसे गैसेस भरे हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं होते हो, जो आपस में रिएक्ट ना होते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हमारे इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑब्वियस है हम एक न्यूमेरिकल करें, उससे पहले वैसे टेक्स्ट बुक के अंदर हमें कोई भी न्यूमेरिकल दिया नहीं है, ठीक है, हमें कोई भी न्यूमेरिकल दिया नहीं है। बस एक मैं आपको MCQ बताऊंगा, हम लोग अभी ही सॉल्व कर लेते हैं और काम को ख़त्म ही करते हैं। हम लोग अभी ही सॉल्व करते हैं एंड काम को ख़त्म करते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको बोला और लिखवाया, वैसे मैंने नहीं बोला है, वो थियरी में है कि ये जो लॉ है दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन द ओनली नॉन रिएक्टिव गैसेस। ये किन के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉन रिएक्टिव गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस के ऊपर ही एप्लीकेबल है, ओके, तो एक क्वेश्चन मेरा ये है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डाल्टन्स लॉ इज नॉट वैलिड। अब हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो प्रीवियसली कभी नीट में और या जेई में शायद पूछा हुआ है कि लाइक हमारे पास एक गैस है He एंड H2, दूसरा गैस है दैट इज कॉम्बिनेशन है H2 प्लस O2, तीसरा कॉम्बिनेशन है H2 प्लस Cl2, चौथा कॉम्बिनेशन है दैट इज Al प्लस O2। और हमें बताना है कि भाई इनमें से ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डाल्टन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ये 4 में से डाल्टन्स लॉ जो है वो किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये 4 ऑप्शंस दिए, उन 4 ऑप्शंस में 2-2 गैस का कॉम्बिनेशन दिया है, हीलियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम ऑक्सीजन। तो हमें ये बताना है कि ये जो लॉ है ये इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर ये सॉल्व आपको ही करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं आपको इसको सोचने के लिए 1-2 मिनट का टाइम भी दूंगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि भाई इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन में, कौन से ऑप्शन में डाल्टन का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो वो उसी पे एप्लीकेबल नहीं होगा डाल्टन का लॉ जो रिएक्ट हो जाते होंगे गैस, जो गैसेस रिएक्ट हो जाते होंगे उन्हीं के ऊपर डाल्टन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, बराबर कि नहीं। क्योंकि हमने इस टॉपिक के पहले ही स्टेटमेंट में यही लिखा था कि वो उसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनका रिएक्शन नहीं होता, जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होते हैं आपस में, बराबर है। तो आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि भाई कौन सा हम लोग टिक करेंगे। तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू 2 मिनट। सोचिए, गूगल मत करना, खुद से सोचिए, थिंक ऑन योर ओन। इनमें से कौन सा गैस पर ये एप्लीकेबल नहीं होने वाला नहीं होगा। सोचिए सोचिए सोचिए, थिंक ऑन इट, थिंक ओवर इट। चैट में लिखिए, मतलब कमेंट में लिखिए। आप लोग कमेंट में कुछ लिखते नहीं हो, मैं चेक करता रहता हूँ वीडियो को, तो कोई किसी ने कुछ कमेंट में लिखा भी नहीं होता। आप सोचिए कि क्या हीलियम एंड हाइड्रोजन एक आपस में रिएक्ट होता है। फिर सोचिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, H2Cl2 होता है, AlO2 होता है। अब जो आपस में रिएक्ट हो जाते होंगे उन्हीं के ऊपर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता होगा। द लॉ मस्ट नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दैट ओनली। सोचिए, चलो मैं दे रहा हूँ आपको टाइम, आई एम गिविंग यू टाइम। सोचिए सोचिए, गूगल मत करना। आपने हीलियम एंड हाइड्रोजन की बात है, ऑब्वियस है कि भाई पहला ऑप्शन तो मैं आपको हिंट के तौर पे देता हूं। चलो मैं एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करवाता जाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाए कि भाई
मुझे नहीं लग रहा कि भाई पहला ऑप्शन आंसर आएगा हमारा, क्योंकि हीलियम तो एक नोबल गैस है जो किसी के भी साथ रिएक्ट होता नहीं है, बराबर कि नहीं। तो अगर वो अनरिएक्टिव है हीलियम एंड हाइड्रोजन, यानी कि उसके ऊपर डेल्टन का लॉ एप्लीकेबल होगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। हमें तो ये देखना है कि भाई किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें ये देखना होगा बी सी एंड डी, ये तीन में से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने हिंट के तौर पे आपको एक तो सॉल्व करवा दिया, अब या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा या तो डी होगा। अब उसमें इन लोग ने जो ऑप्शन दिया है काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है। हाँ, अब देखो ये जो भी बात कर रहे हैं हम वो नॉर्मल टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, कुछ लोग और भी सोचने लगेंगे। ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया मैंने आप लोग के लिए। चलो सोच लिया। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट बी ऑप्शन। H2NO2 तो ऑब्वियस है कि भाई आप इनमें जब तक कंडीशन क्रिएट नहीं करोगे ना तब तक ये तो रिएक्ट होंगे ही नहीं, तो H2O2 तो रिएक्ट होगा ही नहीं, ठीक है, ऑब्वियसली ये रिएक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी के ऊपर डेल्टन लॉ एप्लीकेबल है। फिर ऑप्शन सी जो है H2NCl2, हाँ मेन फंडा यहाँ पर है, ये H2NCl2 तो आपस में रिएक्ट हो ही जाएगा बच्चों। H2NCl2 जो है बच्चों वो तो आपस में रिएक्ट हो ही जाएगा, यानी कि उसके ऊपर डेल्टन का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एंड AlNO जो है, AlNO2 जो है उसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होता बच्चों, ठीक है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन इट। Al+O2 के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, और इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली यहाँ पर वो रिएक्ट नहीं होता, इसलिए वो एप्लीकेबल होता है डेल्टन का लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन सी। हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी, इसके ऊपर डेल्टन का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मैंने एक एमसीक्यू भी यहाँ पर आपको सॉल्व कराया, तो हमारा यहाँ पर डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कंप्लीट होता है, जो पार्शियल प्रेशर के ऊपर बेस था और जिसका मेन स्टेटमेंट ये था कि इट इज एप्लीकेबल फॉर द मिक्सचर ऑफ गैस विच आर नॉन रिएक्टिव और अनरिएक्टिव विथ ईच अदर। अब अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा ऑन द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया पर हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो आज के लेक्चर में आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, पता भी चला होगा। एंड बच्चों, you should write the notes of whatever I am making you write, make a proper notebook and prepare well. We will meet in the next lecture with our more new interesting topic, that is Graham's law of gaseous diffusion. Okay, so let's meet in the next lecture. Till then my dear students, goodbye and take care and stay connected to us. Bye bye.